गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप सब लोग जानते होंगे कि पार्लियामेंट का सेशन यहाँ पे चल रहा है। एंड पार्लियामेंट के अंदर आज के समय आपको बहुत ही हीटेड डिबेट्स आपको देखने को मिल रही होंगी। दरअसल में जो सरकार है और ऑपोजिशन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से यहाँ पे आज के समय आपको हावी देखने को मिल रहे हैं। और डिस्कशन का मुद्दा है जो पहलगाम अटैक था एंड उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ऑपोजिशन यहाँ पर बता रहा है कि सरकार ने आखिर क्यों एक तरह से वापस लिया, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे सीज फायर को अनाउंस किया। ये सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में सरकार को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गवर्नमेंट वहाँ पे ऑन द अदर हैंड ऑपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं करती नेशनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे के ऊपर। तो ये सब के रिगार्डिंग बहुत यहाँ पे डिबेट्स यहाँ पे चल रही हैं। पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसी बीच के अंदर जो पहलगाम टेररिस्ट थे ना, उनको यहाँ पर मार गिराया गया है। एंड एक्चुअली में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी पार्लियामेंट के अंदर कि 3 अलग-अलग तरीके से हमने इंश्योर कर लिया है कि ये वही लोग हैं जो पहलगाम अटैक के पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जिन्होंने उन लोगों को खाना-वाना खिलाया था, उन लोगों ने भी पहचान करी कि ये वही लोग हैं। इसके अलावा जो उनके फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं और बैलिस्टिक्स जो हैं, इस रिपोर्ट्स के माध्यम से भी हमें पूरा आइडिया मिल गया है कि ये वही लोग हैं जिनको मार गिराया गया है। एंड आप लोग जानते होंगे कि इनको मारा गया है डचीगाम के अंदर। बेसिकली हमारी जो फोर्सेस थी ना, वो पिछले 2 महीने से पूरी तरह से इनको ट्रैक कर रही थी, कोशिश कर रही थी इनको ढूंढने की। एंड ऑपरेशन महादेव, ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। दरअसल में जो ऑपरेशन महादेव था, ये हमारा ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन था इंडियन आर्मी, चिनार कॉर्प्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो सबने मिलकर यहाँ पे कोशिश करी कि टेररिस्ट को हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज करें। एंड इस तरह से हमने यहाँ पे ये पूरा हम इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, डेट है आज की 30 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जो बच्चे हमारे साथ नेक्स्ट ईयर 2026 यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी टीम उनके लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच यहाँ पे लाई है। अब इसमें ना मेजर फोकस जो आपका रहेगा वो होगा आपकी टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के माध्यम से आपकी क्लासेस के साथ करके इंश्योर ये किया जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अगले साल के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए और इवन मेंस को भी। ठीक है, तो इसमें जो आपकी टेस्ट सीरीज होगी ना, उसमें प्रीलिम्स का भी और मेंस दोनों का कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। मेंटरशिप का एस्पेक्ट भी इसके अंदर कवर किया गया है ताकि स्टूडेंट जहां जहां पे दिक्कत फेस करते हैं वहां पर उनको मेंटर के माध्यम से हेल्प की जा पाए। तो दोस्तों, ये जो बैच है इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो समरस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में है। दरअसल में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप लोग जानते होंगे जैसे ना इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। अब गाँव के इलेक्शंस भी होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब गाँव के इलेक्शंस में आप नोटिस करते हो कि मल्टीपल लोग खड़े होते हैं, जैसे पंचायत मेंबर्स इलेक्ट करने हैं या फिर सरपंच को इलेक्ट करना है, तो मल्टीपल लोग यहाँ पे खड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि आपस में एक कई बार थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार। दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि हम नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ हो सकता है गाँव की कुछ महिलाओं हों जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, पर हो सकता है वो चुन के आना उनके लिए उतना पॉसिबल ना रहे, राइट? प्लस 2 धड़े भी बन जाते हैं कई बार गाँव के अंदर। ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो अगर ऐसा सोचें कि क्यों ना इलेक्शन करवाएँ ही ना? सब लोग सर्वसम्मति यानी कि कंसेंसस से ही अपने पंचायत मेंबर और सरपंच को चुन ले। क्या वो अच्छी बात नहीं होगी? क्योंकि वो जो लोग चुन के आएंगे सर्वसम्मति से, वो सबके होंगे, ठीक है ना? वो सब लोग उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में ना ये जो मॉडल था, जहां इलेक्शंस ना होते और आपके पंचायत मेंबर और सरपंच को सर्वसम्मति से चुना जाता है, दरअसल में ये 2001 के अंदर उस समय जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे ना, मोदी जी, जो आज के समय हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका ये आइडिया था। वो लेकर आए थे यहाँ पे। तो अभी गुजरात के अंदर यहाँ पर जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं ना, उसमें
4,500 ग्राम पंचायत में से 761 ग्राम पंचायत ने यही वाला मॉडल यहाँ पे फॉलो किया, जहां कोई इलेक्शन नहीं हुए, सर्वसम्मति से यहाँ पे आपस में यहाँ पे चुन लिया गया कि कौन आपके पंचायत मेंबर और कौन सरपंच होंगे। इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राइवलरी भी कम होती है एंड आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। अब आप नोटिस करोगे कि सर गांव क्यों चाहेंगे ऐसा करना। ठीक है, चलो ये बात आपकी मैं समझ गया कि आपस में लड़ाई झगड़े कम होंगे, पर क्या कोई और बेनिफिट भी इनको दिया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल। जो गांव ऐसे होंगे जो इस मॉडल को फॉलो करेंगे, उनको 3 लाख रुपए की फाइनेंशियल ग्रांट मिलेगी अगर वहां पे पॉपुलेशन 5,000 से कम है, और अगर बड़े गांव हैं तो वहां 13 लाख रुपए तक का भी पैसा उनको मिल सकता है। तो गांव वाले भी सोचेंगे ना कि यार पैसा मिलेगा, उस पैसे से विकास होगा, तो सर्वसम्मति से चुन लेते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे रानिंगपरा गांव है जूनागढ़ में, ठीक है, वहां पर भी इस तरह से हुआ कि 8 पंचायत मेंबर यहाँ पे चुनेंगे, 4 पुरुष 4 महिलाएं, एंड जो सरपंच होंगे वो 2 महिलाओं के बीच में यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे चेंजेस होते रहेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल आपको देखने को मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं लोकल पार्टिसिपेशन बढ़ती है, सर्विस डिलीवरी यहाँ पे इनहेंस होती है, एंड कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव गवर्नेंस यहाँ पे बढ़ती है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, और साथ में मिलकर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली मेंस के आंसर्स के अंदर भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम। इसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों 2023 के अंदर ना, जब आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप के ऊपर यहाँ पर मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या है, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है ना, वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। पर पॉइंट ये आता है कि सर इस प्रोग्राम में होता क्या है। देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे जो देश के गांव है ना, ठीक है, हमारे देश के गांव में भारत बसता है, ठीक है ना, और हर गांव की कुछ अपनी कुछ खासियत होती है, कुछ ट्रेडिशन होता है, कुछ आर्ट होता है, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ आर्किटेक्चर होता है। तो भाई जब हमारे गांव में इतनी सब चीजें हैं, तो क्यों ना हम उनको प्रोटेक्ट करें, उनको डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। कुछ हमारा टेंजिबल हेरिटेज भी होगा, ठीक है, कुछ इंटेंजिबल भी होता है, किसी पे डांसेस, कुछ कल्चरल चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हमारे गांव में हमें देखने को मिलती हैं। मैं खुद भी एक बिल्कुल छोटे से गांव से आता हूं, तो मैं सारी चीजें बिल्कुल समझ सकता हूं। तो क्यों ना हम इन गांवों को, इनकी इंपॉर्टेंस को हम यहाँ प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करें। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था इस बारे में। जैसे एक ना गांव मुझे मिला, रघुराजपुर, ठीक है। अगर आपका कोई स्टूडेंट इस गांव से है तो प्लीज आप बताना, ये ओडिशा का गांव है। ये जो गांव है ना, ये पट्टचित्र पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। गेटिंग द पॉइंट। गोतीपुआ डांस के लिए बड़ा फेमस है। तो भाई ये जो गांव है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो क्यों ना हम इस पर्टिकुलर चीजों को डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नोटिस कर पाओगे, कच्छ के अंदर आपका होडका विलेज आपको देखने को मिल जाएगा। ये एम्ब्रॉयडरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा आप लोगों ने मजूली आपने असम के अंदर देखा होगा, ठीक है ना। ये जो आपका माजुली गांव है, यहाँ पर भारत का नहीं, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जीरो वैली, वेरी वेरी फेमस इन अरुणाचल प्रदेश, बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर जीरो वैली है, ये इंडिजिनस फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो चंदेरी है, वो चंदेरी साड़ीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई भारत के जब सब गांव में कुछ ना कुछ है, तो क्यों ना उन चीजों को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करें, एंड उसी लिए हमने स्टार्ट किया था मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोग्राम। तो हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि लगभग 4.7 लाख विलेजेस यहाँ पर इस पोर्टल पे लिस्ट कर दिए गए हैं, और हमारा एम है कि हम 6.5 लाख गांव जो भारत के अक्रॉस हैं, उनके टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट करें, ठीक है। तो हमारा जो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग है, उसी का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा, मेरा गांव मेरा धरोहर, और इससे हम गांव की हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। दोस्तों कल यानी कि 29 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल टाइगर डे। अब सबसे पहली बात तो हम टाइगर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ना भारत के टाइगर्स की, तो आप लोग जानते होंगे कि भारत में आपको बंगाल टाइगर देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट पॉपुलस सब स्पीशीज है पूरी दुनिया भर के अंदर। आज के समय आपको लगभग 3682 के आसपास आपको टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। दरअसल में जो 2022 में इनका पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था ना, तो उसमें इतनी पॉपुलेशन हमारे सामने आई थी, एंड हमने ये काम अच्छा किया है इनको प्रिजर्व करने के अंदर। एक टाइम था जब टाइगर की संख्या काफी कम हो गई थी, पर हमने कंटिन्यूसली इनको कंजर्व करने की कोशिश करी है।
एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो दुनिया में जो वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन देखने को मिलती है उसका 75% आपको भारत में ही देखने को मिल जाएगा। अब भारत में अगर हम बात करें, अलग अलग इकोसिस्टम में आपको टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ जैसे मैनग्रोव्स में होते हैं, जैसे आपका सुंदरबंस हो गया, ग्रासलैंड्स में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, शिवालिक फुटहिल्स, अलग अलग डाइवर्स इकोसिस्टम में आपको टाइगर्स देखने को मिल जाएंगे। ये आपका इनका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, WP में शेड्यूल 1 के अंतर्गत है, एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब भारत ने क्या क्या काम किया है, जैसे हमने 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, उस समय हमने 9 टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाए, एंड आज के समय टोटल 58 टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिल जाते हैं, जो टाइगर प्रिजर्व करने के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ठीक है, यहाँ पर भी टाइगर प्रोटेक्शन की बात होती है। एंड जब 2006 में अमेंडमेंट किया ना, तो उसके माध्यम से हमने फॉर्म किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का हम कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसने हेल्प करी। ठीक है, NTCA मैंने आपको बता ही दिया, जो होलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे लेकर आती है। एंड लास्टली अगर हम बात करें, टाइगर टास्क फोर्स भी 2005 में बनाई गई थी, जिसने यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गवर्नेंस की तरफ यहाँ पे कंजर्वेशन पॉलिसीज को रीअसेस करना यहाँ पे स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये तो बात हुई टाइगर्स की। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम हर साल 29 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल में ना हमें इसके लिए जाना होगा 2010 में। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट होता है रशिया के अंदर। वहां पे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, जिसमें भारत भी एक है, मतलब वो देश जहाँ पे टाइगर मिलते हैं, वो सारे देश इकट्ठे आए, एंड उन्होंने बात करी कि किस तरह से हमें टाइगर्स को साथ मिलकर यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होगा। तो ये दिन जो है ना, ये टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने का ही एक आपको दिन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम दोस्तों बात करें 2025 की, तो 2025 की थीम है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, लोकल लोगों का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल बन जाता है टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए। तो ये 2025 की ही थीम आपको देखने को मिल जाएगी। अगला टॉपिक है गोल्डन जैकाल्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सबसे पहले मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं जैकाल के बारे में। देखो, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, ये है आपके गोल्डन जैकाल। ठीक है, अब जैकाल्स की जब हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये बिलोंग करते हैं आपकी डॉग फैमिली से। ठीक है, राइट। इनका लेटेस्ट सर्वे क्या हुआ है वो भी आपको समझाऊंगा, पर उसके पहले आप ये देखिए कि मीडियम साइज होते हैं। आपने पिक्चर में देख ही लिया कि वुल्फ की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और ये स्ट्रिक्टली मोनोगैमस होते हैं। मोनोगैमस का मतलब क्या होता है, मोनोगैमी जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी एक ही पार्टनर से हुई है। ठीक है ना, एक समय के ऊपर आपका एक ही पार्टनर हो सकता है। तो भाई ये भी यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोगैमी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे, ये भी अलग अलग हैबिटेट्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं। वैलीज हो गया, रिवर बैंक्स, लेक्स, कैनाल्स, सी शोर्स हो गया। आपको दुनिया भर में, अफ्रीका में भी, यूरोप में, साउथ एशिया, म्यांमार, इन सब जगह में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ध्यान में रखिएगा कि जहां पर अगर ये ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में रह रहे हैं, तो वहां पर वो नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। पर ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एरियाज जहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो वहां पर ये पार्टली डायनल मतलब कुछ हद तक आपके दिन में भी एक्टिव आपके रहते हैं। बाकी इनकी जो डाइट होती है वो ओमनीवोरस होती है, स्मॉल मैमल्स भी खाते हैं, बर्ड्स वगैरह भी, एंड फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। बाकी इनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में अपेंडिक्स 3 एंड WP में शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और यहाँ पे सर्वे इनके रिगार्डिंग हुआ। दरअसल में ये जो सर्वे किया गया, ये अरण्यकम नेचर फाउंडेशन के द्वारा किया गया। अब नॉर्मली हमें पता क्या लगेगा कि गोल्डन जैकल्स कहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, हमें लगेगा फॉरेस्ट के अंदर, पर ऐसा है नहीं। फॉरेस्ट के अंदर तो ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर देखने को मिले। एक्चुअली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर तो केवल 2% साइटिंग्स ही देखने को मिली। तो बाकी साइटिंग कहाँ देखने को मिली भाई, जहां पे लोग रहते हैं। तो जहां लोग रहते हैं उन एरियाज के अंदर मोस्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके गोल्डन जैकल्स। ठीक है, एज हमारी परसेप्शन थी उसके बिल्कुल अपोजिट हमें ये जो स्टडी है देखने को मिली। ये स्टडी क्या थी, द अनसेलिब्रेटेड वॉन्डरर्स अनरेवलिंग द मिस्ट्री ऑफ केरलास गोल्डन जैकल्स। केरला में देखो, आप नोटिस करोगे 20,000 से 30,000 की संख्या के बीच में आपको गोल्डन जैकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोकोनट ग्रोव्स हो गया, आपकी पैडी फील्ड्स, ठीक है, आपके जो राइस फील्ड्स होती हैं, रबर प्लांटेशन, रूरल सेटलमेंट, अर्बन एरियाज, तो मतलब जहां लोग रह रहे हैं ना, वहां पर इनको रहना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो कि केरला के अंदर वेस्टर्न घाट्स में भी कुछ जगह मिल जाएंगे, एलापुआ कोस्ट में अत्तापड़ी हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कुछ इनकी साइटिंग्स मुन्नार,
अराविकुलम में भी देखने को मिलती। अब मुन्नार जो है वो तो अपने आप में एक हिल स्टेशन है, काफी हाइट के ऊपर आपको देखने को मिलता है, तो यानी कि भाई ये हाइट के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ एक साइटिंग्स इनकी जैसे कन्नूर हो गया, कोईकोड हो गया, त्रिशूर हो गया, एर्नाकुलम हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, वहां पर भी आपको इनकी साइटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो जब लोगों से पूछा गया तो 75% लोगों ने बोला कि जैकाल्स को वो कोई एज अ न्यूसेंस यहाँ पे नहीं मानते, एंड पेस्ट कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में भी जकाल एक्नॉलेज किए जाते हैं। जैसे रोडेंट्स, वाइल्ड बोर्स इनको मार देते हैं ना, तो पेस्ट कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे जकाल्स का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखनी है कि ये ओपन एंड ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप्स को ज्यादा इनहेबिट करते हैं एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। ये बात आपको गोल्डन जैकॉल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों अगले टॉपिक पे आते हैं, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। मैं थोड़ा सा ना आपको इसमें समझाना चाहूंगा, इस पे आएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझो, आप लोग नक्सलिज्म के बारे में जानते होंगे, ठीक है, आप लोगों ने इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर नक्सलिज्म सुना भी होगा। एक्चुअली नक्सलिज्म वर्ड जो है ना, नक्सल, ये नक्सल वर्ड आया नक्सलबाड़ी से। वेस्ट बंगाल में एक गांव है नक्सलबाड़ी, राइट। तो एक्चुअल में आपकी जो पार्टी है CPIM, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसी का ही एक फैक्शन, फैक्शन मतलब एक हिस्सा उसका टूटा, एंड वो नक्सलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे कुछ पार्टी के लोग इस तरह से चाहते थे कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनके अगेंस्ट एक आर्म्ड स्ट्रगल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्म्ड स्ट्रगल मतलब एक विद्रोह उनके अगेंस्ट छेड़ा जाए एक हथियारों के थ्रू, राइट। एंड वहीं से नक्सलिज्म की आपको शुरुआत देखने को मिल जाएगी। 1967 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ पे, चारू मजूमदार, कानू सान्याल हो गए, ठीक है, जगन संथल, इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसकी बात करी। इन्होंने बात करी कि भाई जो जमीन है वो वर्किंग पीजेंट्स को मिलनी चाहिए। अब उस चक्कर में क्या हुआ, हथियार उठा लिए यहाँ पे इन्होंने, एंड वहां से आपको नक्सलिज्म की शुरुआत देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट तो हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर, पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में खूब फैला। आज के समय हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं नक्सलिज्म को रोकने के लिए, एंड नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स नक्सल अफेक्टेड एरियाज वाले वो भी कम हुए हैं, तो हमने एक अच्छा काम किया है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे क्लियर है। पर एक्चुअल में ना आज के समय एक नया टर्म आ चुका है, अर्बन नक्सल। इसको मैं आपको समझाऊंगा, पर इसकी मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री आपको बताता हूँ। देखो एक्चुअल में ना 31 दिसंबर 2017 की बात है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था एल्गर परिषद। ठीक है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, पुणे में, ठीक है ना, पुणे महाराष्ट्र में शनिवार वाड़ा फोर्ट जो था वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया था, कुछ दलित मूवमेंट्स, दलित ग्रुप्स थे, ठीक है, दलित के साथ जो ग्रुप्स लिंक थे उन्होंने यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया। क्या रीजन था इसका, देखो एक्चुअल में ना अगर हम 200 साल पीछे जाएं इस पर्टिकुलर डेट के, यानी कि 1 जनवरी 1818 में जाएं 200 साल पीछे, तो उस समय ना भीमा का कोरेगांव बैटल हुई थी। और ये भीमा कोरेगांव बैटल ना अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है। पता है क्यों, क्योंकि एक तरफ थी ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी पता कौन थे, दलित थे, बहुत सारे दलित लोग थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। और ब्रिटिश आर्मी का लड़ाई जो थी वो पेशवा आर्मी के साथ थी, एंड इस लड़ाई के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी वो जीत जाती है और पेशवा आर्मी हार जाती है। तो यहां पर ब्रिटिश आर्मी में कौन थे, दलित। तो दलित को लगा कि यार हम जीत गए हैं यहाँ पे, उस चीज को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अब जब इसके 200 साल कंप्लीट हुए भीमा कोरेगांव वॉर के या बैटल के, तो उसके 200 एनिवर्सरी को दलित ग्रुप्स ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। अब जब 200 साल सेलिब्रेशन हो रही थी 1 जनवरी 2018 को, राइट, तो उस समय हो जाती है बहुत ज्यादा वायलेंस, लोगों की डेथ होती है, कई लोग यहाँ पे आपको इंजर्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लोगों का कहना है, ऐसा यहाँ पे आरोप है कि ये जो इवेंट था ना, ये यहाँ पे नक्सलाइट्स या माओइस्ट ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पर फंडेड था। ये पैसा सपोर्ट वगैरह माओइस्ट ग्रुप्स ने यहाँ पे फंड की गई थी, और यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर जो स्पीचेस वगैरह दी गई ना, वो स्पीचेस वगैरह ऐसी दी गई जिससे कहीं ना कहीं वायलेंस यहाँ पे भड़के, राइट। इसी को बोलते हैं एल्गर परिषद। तो एक्चुअल में ना अर्बन नक्सल जो वर्ड आया, ये कहीं ना कहीं उसी टाइम के ऊपर पॉपुलर हुआ। इसमें यही बोला गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई रहते तो आज के समय शहरों के अंदर है, पर उनका दिमाग, उनकी आइडियोलॉजी नक्सलाइट आइडियोलॉजी है। ये जैसे ये जो आपका मैंने बताया ना, ये जो इवेंट था ये भी नक्सलाइट आइडियोलॉजी के साथ लिंक था, ऐसे आरोप हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। अभी जांच चल रही है इन चीजों के रिगार्डिंग, बहुत सारी जांच इसके कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। तो ऐसे लोगों को अर्बन नक्सल यहाँ पे माना गया कि हाँ, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट करते हैं या फिर डिसेंट करते हैं, इस तरह से सरकार का बहुत ज्यादा हैवी लेवल के ऊपर विरोध करते हैं,
अननेसेसरीली, उनके लिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल होता है अर्बन नक्सल। देखो प्रधानमंत्री जी भी कई बार इस वर्ड को इस्तेमाल कर चुके हैं, अर्बन नक्सल को, ठीक है ना। तो मतलब रहते शहरों में है पर आइडियोलॉजी वैसी है, उसको हम अर्बन नक्सल बोल देते हैं। अब पॉइंट ये है ना कि महाराष्ट्र के अंदर अब इसके रिगार्डिंग एक बिल लाया गया कि भाई ये जो अर्बन नक्सल हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इन अर्बन नक्सल को रोका जाए। पर ये बिल अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। कंट्रोवर्सी में क्यों आ चुका है? क्योंकि भाई ये जो बिल है ना, ये बहुत ही आधा अधूरा बिल है। बहुत सारे लूप होल जिसमें छोड़ दिए गए हैं, बहुत ही वेग इसको बनाया गया है। अब इससे दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि भाई कल को ये रही सरकार और ये रहा कोई पर्सन, इसने कुछ भी सरकार के अगेंस्ट बोल दिया तो इसको बोल देंगे भाई तू अर्बन नक्सल है। अर्बन नक्सल है तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी यहाँ पे इनको लगता है कि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है नक्सल ग्रुप्स की, तो उनकी प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए है। बट आप नोटिस कर पाओगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से अनलॉफुल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और इसमें आप नोटिस कर पाओगे कोई एविडेंस की भी जरूरत नहीं है कि कोई वॉयलेंस हुआ, कोई बात नहीं, कोई उसका एविडेंस नहीं मिला, कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दो। और साथ ही साथ यहाँ पर बैन जो होगा वो इनडेफिनिट लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि 2 साल 5 साल के लिए, कोई स्पेसिफाइड लिमिट यहाँ पे इस बिल के अंदर नहीं लिखी गई। प्लस एट द सेम टाइम लोअर कोर्ट यहाँ पे एक्सक्लूडेड होंगे, वो यहाँ पर इस जुरिस्डिक्शन से, तो किसी को कोर्ट जाना हो तो काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी स्टेट ऑफिशियल यहाँ पे काम कर रहे होंगे इस बिल के प्रोविजन के अंतर्गत, उनको पूरी तरह से लीगल इम्यूनिटी होगी, मतलब पुलिस के पास एक तरह से खुली छूट यहाँ पे दे दी गई है। उसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे ये सारी चीजें हैं। अब एक्चुअल में ना ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र पहला स्टेट है, देखो छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, वहां पर भी इस तरह के स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पर आप नोटिस कर पाओगे ये सारे स्टेट, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें जो ये जो कानून आए थे ना, वो यूआपा से पहले के कानून से है। आज के समय तो हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट नेशनल रेगुलेशन हमारे पास है। तो बाकी स्टेट्स में तो उससे पहले आया था, महाराष्ट्र यूआपा के बाद भी इसको ला रहा है, अपने आप को खुद इतनी ज्यादा पावर दे रहा है। ये आज के समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का मुद्दा हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलिज्म कॉन्टेक्स्ट में। आई होप वो बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों कल हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था, कुछ बच्चे इसका राइट अप बता रहे थे कि राइट अप दे दीजिए इसका। देखो एक्चुअली मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं कि जो दिव्या देशमुख जी है ना, ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने FIDE वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। और ये ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला बन चुकी है, तो हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब आप नोटिस कर पाओगे ये FIDE क्या है, व्हाट इज FIDE। देखो FIDE को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, पर एक्चुअल में इसकी आप अगर पूरी की पूरी आप इसको, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी एस चेस, ठीक है। तो ये गवर्निंग बॉडी है हमारी चेस कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में। इसको 1924 में पेरिस फ्रांस में फाउंड किया गया था, पर आज के समय इसके आपको हेडक्वार्टर लुजवान स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी इसको ग्लोबल स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। आप ऐसा समझ लो कि जैसे क्रिकेट के लिए ICC आपको देखने को मिलता है, उसी तरह से चेस के कॉन्टेक्स्ट में आपको FIDE आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिव्या देशमुख जी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने FIDE वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, एंड ग्रैंड मास्टर बनने वाली ये चौथी भारतीय महिला है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल प्रीलिम्स में आने लग गए हैं, तो हमें इसका आइडिया होना चाहिए, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था जीबी के कॉन्टेक्स्ट में। देखो जीबी की जब हम बात करते हैं तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ना कि वल्नरेबल, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। इंश्योरेंस डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, नो, ये आपकी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। बाकी तीसरा स्टेटमेंट की बात करें, एक्साइज बोल्ट कुरुक्षेत्र की, तो इंडियन आर्मी तो है पर फ्रांस नहीं है, यहाँ पर आपको सिंगापुर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट देखने को मिलेगा, राइट दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।